हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पे। आज जो हम करने जा रहे हैं वही आपके वन पेजर नोट्स करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट के। आज का जो टॉपिक रहेगा वो 381 से 390 तक रहेगा, जिसमें हम मेनली किन किन बातों का देखेंगे। एक बार बात कर लेते हैं उसके बारे में कि क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या देखने वाले हैं हम आ जाते हैं। चलिए, तो हम देखेंगे सबसे पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके बाद अमेंडमेंट टू द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल जो है आपका। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट डैम सेफ्टी की बात करेंगे, सस्टेनेबल टूरिज्म की, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज की, अर्बन वाटर क्राइसिस इन इंडिया, क्लाइमेट इमरजेंसी, इन सब की बात करने वाले हैं हम। तो आपका पहला टॉपिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, पहला टॉपिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं, दैट इज आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? जैसे हमने फरवरी की एक न्यूज़ थी, अगर आपको ध्यान हो, फरवरी की एक न्यूज़ थी डैम सेफ्टी को लेके, है ना। अंडमान निकोबार डेवलपमेंट की बात की थी हमने कि अंडमान एंड निकोबार जो है आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसको डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और उसका डेवलपमेंट के लिए जो कोई भी प्रोजेक्ट आता है, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट को मंजूरी कौन देता है? पहले ईआईए के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। ईआईए क्या करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका जो भी इम्पेक्ट होगा इसके ऊपर, नेचर के ऊपर, वहाँ के जो भी स्पेसेस हैं, वहाँ के जो नेटिव पीपल्स हैं, ट्राइब्स हैं, उन सब के ऊपर उनका जो इन फ्यूचर इम्पैक्ट आने वाला है, उसका असेसमेंट कौन करता है? आपका ईआईए। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। तो चलिए देख लेते हैं अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक बेसिक मैंने बता दिया। यहाँ पे हम बात करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ, किसका? प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग किसके? द लाइकली एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कि अगर कुछ बन रहा है, ठीक है, कोई प्रपोज प्रोजेक्ट है, उसके लगाने से पहले ये सारे सब कुछ कैलकुलेट करती है कि इन फ्यूचर उस प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ेगा, इन फ्यूचर उस प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूएनईपी डिफाइंस इट एज एज असेसमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट टू ए प्रपोज प्रोजेक्ट मे हैव ऑन द एनवायरमेंट। कि एनवायरमेंट के ऊपर भी यूएनईपी क्या कहता है कि ये एनवायरमेंट के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट है किसी प्रोजेक्ट का, वो कैसे पड़ता है, उसको डिफाइन। ठीक है, ईआईए इज गवर्न्ड बाय, ईआईए किसके कौन गवर्न करता है? ईआईए को किसके थ्रू गवर्न होती है? जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। ठीक है, और नोटिफिकेशन आई थी, दैट इज ईआईए नोटिफिकेशन 2006। किसके अंडर आई थी? ये भी एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसी के अंडर आई थी। ठीक है, अब जो ये जो ईआईए है, ये प्रोजेक्ट्स को क्लासिफाई करता है किसमें? कैटेगरी ए में, ठीक है, उसके अलावा कैटेगरी बी में, इसके अलावा स्प्लिट करता है कैटेगरी बी को B1 B2 में। ठीक है, B1 B2 में कौन सी कैटेगरी होगी? इसके पास दो कैटेगरी होगी, ए और बी, और बी में भी फिर से दो सब कैटेगरीज आई हैं, दैट इज B1 एंड B2। अब ए कैटेगरी में कौन से हैं? दैट इज अप्रेज्ड बाय द सेंट्रल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ठीक है, दूसरा क्या है? स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ए में क्या है? जो सेंटर की तरफ से अप्रेजल आएगा, और दूसरा कहां से आएगा? स्टेट की तरफ से अप्रेजल। अगर स्टेट की तरफ से अप्रेजल आ रहा है तो उसको दो में बांटा गया, दैट इज रिक्वायर पब्लिक हियरिंग, कि जिसमें वहां के आम लोगों में बैठ के बातचीत की जाए, ऐसे ऐसे कुछ मुद्दे। और B2 जो है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट इज एन एनवायरमेंट क्लियरेंस। कि अगर ऐसे मुद्दे जिनमें वहां लोकल में बैठ के बात ना की जाए, सिर्फ क्या लेनी पड़े आपको? एनवायरमेंट
क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेनी पड़े, एक एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए एनओसी लेना पड़े, दैट इज आपका B2, दैट इज आपका B2। अभी रिसेंट कहाँ है, ये न्यूज में रहा है, रिसेंट 2026 में न्यूज में रहा है, सुप्रीम कोर्ट permitted post facto regulation by fine Ministry of Environment, Forest, Climate Change proposed the SA, स्टेट एजेंसी की बात कर रहे हैं हम, स्टेट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, EIA एंड SC EIA टू फास्ट ट्रैक क्लियरेंस। भाई क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा है जो स्टेट की एजेंसी है, ठीक है, वो जो क्लियरेंस की सर्टिफिकेट देती हैं, है ना, क्लियरेंस की सर्टिफिकेट देती हैं या क्लियरेंस के लिए जो भी वो करती हैं, उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट ग्रांटेड क्लियरेंस डिस्पाइट इकोलॉजिकल कंसर्न। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि लगभग 82% वहाँ के फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। तो निकोबार डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो भी इतनी सारी चीज़ों के बाद भी उसका मिल गया, क्लियरेंस मिल गया। तो प्रोसेस स्टेज क्या, EIA का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सी स्टेज होती है? सबसे पहले स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग। देखिए सबसे पहले स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग क्या होता है? इट इज एन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड एंड व्हाट स्केल, कि भाई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, ठीक है। स्क्रीनिंग मतलब आप देखिए डिटरमाइंस वेदर ए प्रोजेक्ट रिक्वायर ए फुल EIA बेस्ड on its size, nature and potential impact. Category A project always require EIA. Category B project may need only rapid EIA. कि सेंटर अगर कुछ पास करके भेजता है, ठीक है, किसी जगह जाता है तो उसको कंप्लीट EIA की जरूरत। सेंटर अगर लोकल में कहीं स्टेट अगर लोकल में कहीं क्या कराता है, अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आता है, तो स्टेट को तो उसकी जगह पता होती है, बाउंड्रीज पता होती है, सेंटर में इतने अच्छे से नहीं पता होता, तो सेंटर वाले को ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू स्टेट। स्कोपिंग, कि क्या स्कोप है वहां पे, ठीक है। पहले तो स्क्रीनिंग कर लिया कि यहाँ प्रोजेक्ट जाएगा तो है या नहीं जरूरत है, ठीक है। फिर स्कोप कितना है उसका। द आइडेंटिफाई की एनवायरमेंट इश्यूज टू द एड्रेस इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट, कि भाई एनवायरमेंट अगर वहां पे कितना डीप विचार विमर्श करने की जरूरत है, वो वहां के एनवायरमेंटल इश्यूज से, वहां के लोगों से, एक्सपर्ट से बात करके ही पता चलेगा। दैट इज बेसलाइन डेटा कलेक्शन, गैदरिंग करंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, एयर की क्वालिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वहां का, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन एंड इवेल्युएशन। भाई वहां ये सब कुछ आ गया, ये स्टेटस आ गया हमारे पास, तो अब आगे क्या करना है, आगे उसका इम्पैक्ट का पता लगाना है कि अगर उस पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो कितना इम्पैक्ट जा रहा है, कैसी चीजें जा रही हैं, दैट इज, ठीक है, इन फ्यूचर क्या रहेगा। मिटिगेशन एंड मेजर्स, कि अगर कोई इम्पैक्ट आता है, अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट आता है तो उसके हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान्स कैसे लेके आ सकते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल, तो पब्लिक हियरिंग कैटेगरी A एंड B1 प्रोजेक्ट्स के लिए 30 डेज का नोटिस होता है। एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी अप्राइजेज द EIA रिपोर्ट एंड जो EMP है उसको फाइनल एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑर्डर आता है उसी के बाद। ये सब कुछ होने के बाद ही, ये सारे प्रोसेस फॉलो होने के बाद भी आपका एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलता है। लास्ट ये जो होता है पब्लिक कंसल्टेशन, कि भाई वहां पे बैठ के वहां के लोगों के साथ बातचीत करके कि हमने ऐसा किया है, ये किया, वो किया, तो बात बन जाए तो एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंट के साथ डेवलपमेंट लिंक हो रहा है, बिल्कुल, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेस्पेक्ट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, प्रोवाइड कोस्टल इफेक्ट कोर्स करेक्शन और इनेबल द पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसके अंदर
पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो रही है। शॉर्ट कमिंग्स क्या है, ठीक है, कमियां क्या हैं इसकी? पब्लिक पार्टिसिपेशन इज ऑफन ए फॉर्मेलिटी, कि फॉर्मेलिटी की जाती है, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। सेवरल कैटेगरीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द EIA डिस्पाइट सिग्निफिकेंस एनवायरमेंट इम्पैक्ट, कि कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ प्रोजेक्ट की कैटेगरीज हैं जो जिनको बाहर रखा गया है। एक्सपर्ट कमिटी कंपोजिशन समटाइम्स लेक डोमेन एक्सपर्ट, कि उसके अंदर जो एक्सपर्ट है, डोमेन एक्सपर्ट मतलब इकोलॉजी का, अगर एनवायरनमेंट को स्टडी करें तो कोई एनवायरमेंटलिस्ट होना चाहिए, कोई इकोलॉजिस्ट होना चाहिए, कोई सोशल जो काम कर रहा हो वो लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। तो कई बार बहुत सारे एक्सपर्ट उसमें से नहीं होते। कोस्ट एंड डिले इंसेंटिव प्रोजेक्ट्स एंड proponents to bypass or dilute the process, conflict of interest as the project proponents commission its own EIA consultant, amendment to the environment impact assessment, जो ऊपर पड़ा है उसके अंदर environment impact assessment का जो अमेंडमेंट रूल आया है वो क्या आया है 2023 से 26 में, क्या अमेंडमेंट हुआ है। तो ये तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, ठीक है। इसी को एक बार देख लेते हैं कि EIA नोटिफाइड 2006 हैज बीन ए सीरीज ऑफ अमेंडमेंट दैट incrementally adjusted thresholds, procedural requirements, government structures. Overreaching tension in each round has been between the streamline clearance for economic growth and safeguard the environment integrity। भाई ये क्यों आया है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाए और एनवायरमेंट की इंटीग्रिटी भी बनी रहे। द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020 क्या कहती है, वाज पर्टिकुलरली कंट्रोवर्शियल। क्यों कंट्रोवर्शियल थी? इट प्रपोज रिड्यूसिंग द पब्लिक हियरिंग नोटिस पीरियड फ्रॉम 30 to 20 डेज, कि भाई पब्लिक में बैठ के जो तुम बात करने वाले हो ना वो 20 दिन के अंदर अंदर सुलटा दो, ज्यादा सुननी नहीं है पब्लिक की, है ना। अलाउिंग पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, रिमूविंग लार्ज कैटेगरी फ्रॉम द पब्लिक कंसल्टेशन एंड कटिंग द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट फ्रॉम 2 to 1, कि भाई जो एनुअल कंप्लायंस जो रिपोर्ट आती थी उसमें भी कमी कर दी, पहले 2 आती थी अब 1 आने लग गई, ठीक है। क्रिटिक्स आर्ग्यू द सक्सेसिव अमेंडमेंट कलेक्टिवली डाइल्यूट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड वीकन द पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या कह रहा है कि जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि भाई जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो डाइल्यूट कर रहा है किसको, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को, और पब्लिक पार्टिसिपेशन को वो क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। भाई जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैं उनको भी क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, क्योंकि उनको घटा रहा है। और पब्लिक की पार्टिसिपेशन मतलब पब्लिक में पहले 30 दिन तक बात हो सकती थी उस चीज पे, अभी उसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश में कि ठीक है कुछ मुद्दे पे बात करो कुछ पे नहीं करो चलेगा, ठीक है। वाइल द प्रोपोनेंट सेज दे रिमूव द प्रोसीजरल बोटलनेक एंड रिड्यूस करप्शन। भाई जो कि जो प्रोपोनेंट्स हैं उनका क्या कहना है कि वो प्रोसीजर जो बोटलनेक इफेक्ट है, मतलब जो टाइटनेस है, मतलब जो प्रोसीजर में जो हर्डल्स आते हैं उनको कम करने के लिए और चीजों को फास्ट ट्रैक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अमेंडमेंट ईयर वाइज, तो पहले 2023 में अमेंडमेंट हुआ, क्या हुआ वो देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी अर्थ फॉर लीनियर प्रोजेक्ट, मतलब जो आपकी जो लीनियर प्रोजेक्ट मतलब जैसे पाइपलाइन बिछाई जा रही है, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ब्रिज बन रहा है, इन सब के लिए बात कर रहा है। तो जो लीनियर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यही है, जैसे रोड दे रखा है, पाइपलाइन दे रखी है, ब्रिज बना रहे हैं, ये सारे क्या है आपके लीनियर प्रोजेक्ट। ब्रॉट अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड एनवायरमेंटल सेफगार्ड इंस्टेड ऑफ फुल एग्जेम्पशन। भाई 2003 में इस लीनियर प्रोजेक्ट्स को भी कहाँ लेके आया गया, कहाँ लेके आया गया, EIA के अंडर, कि भाई इनको पहले फुल एग्जेम्पशन मिला हुआ था कि जब रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट होगी तो कुछ नहीं होगा, EIA वगैरह नहीं होगा। अभी इसके लिए भी EIA आ गई है,
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका 2024 में आया डिजिटल सबमिशन ऑफ EIA डॉक्यूमेंट्स मेड मैंडेटरी वाया द परिवेश 2.0 पोर्टल, कि भाई जो EIA की रिपोर्ट है वो परिवेश जो पोर्टल है 2.0 उसके ऊपर आपको डिजिटली सबमिट करनी पड़ेगी। EIA जो कमेटी है उसको रिस्क बेस्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस फॉर डेटा सेंटर, जो हमारा डेटा कलेक्शन करता है उस सेंटर के ऊपर रिस्क जो कैटेगरी है वो भी मेंशन करनी पड़ेगी। IT पार्क, सोलर पार्क, विंड एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट सबकी ये ठीक है। इनेबल मैंडेटरी पब्लिक हियरिंग, डिजिटल फीडबैक प्लेटफॉर्म, ये आए हैं ऐड किए हैं किसमें, EIA 2024 में। ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, कहा कि आपको क्लियरेंस मिलने के बाद भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी चीजें। क्लियरेंस मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है हमें पता नहीं और कोई इफेक्ट आ जाए, तो आपका स्ट्रिक्ट पोस्ट क्लियरेंस के बाद भी आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट फॉर फास्टर वायलेशन रेजोल्यूशन, पेनल्टीज, स्टिफंड, imprisonment and criminal proceedings for persistent offenders, जो लगातार बाधा बनेंगे, ऑफेंड करेंगे, चीजों को रोकेंगे। ठीक है। तो उनके लिए भाई पेनल्टीज भी ज्यादा हार्ड कर दी गई हैं, जेल में भी जाना पड़ सकता है और उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है। अब EIA 2025 आया। 2025 में क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट विद बिल्ट अप एरिया 20,000 से 1.5 लाख स्क्वायर मीटर फेस राइज असेसमेंट नॉर्म्स, टाउनशिप अबव द 50 हेक्टेयर्स टू 1.5 लाख स्क्वायर मीटर रिक्वायर्स द कंप्रीहेंसिव EIA। कोई भी प्रोजेक्ट बनो इतने जगह के ऊपर अगर बन रहा है, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर अगर बन रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, EIA कंप्रीहेंसिव EIA से गुजरना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस मतलब जो नॉर्म्स है उनके साथ कंप्लाइंस करना पड़ेगा, जो नॉर्म्स है वो पूरे करने पड़ेंगे। प्रिडिक्ट मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल साइट्स, स्कूल्स, कॉलेज एंड एजुकेशन हॉस्टल्स एग्जेम्प्ट बट must follow रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी एफिशिएंसी, पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, कि भाई कुछ इंडस्ट्रियल साइट्स हैं जिनमें स्कूल्स, कॉलेज और एजुकेशन हॉस्टल्स, ये कुछ चीजें क्या की गई हैं, एग्जेम्प्ट की गई हैं। ये कुछ चीजें एग्जेम्प्ट की गई हैं जो क्या कर सकती हैं, जिनको सिर्फ क्या करना है, आपका क्या देना है, सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्लियरेंस लेना है, एनर्जी एफिशिएंसी का और पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को ही पूरा करना है। ठीक है। 2026 में क्या आया वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रपोज किया है स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन EIA ने क्या बनाया, स्टैंडिंग अथॉरिटी बनाई है EIA पे, एंड स्टैंडिंग कमिटी ऑन EIA अप्रेजल, स्टैंडिंग अथॉरिटी बनाई है और स्टैंडिंग कमिटी अप्रेजल बनाए टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी व्हेन स्टेट बॉडीज लैप्स, जब अगर स्टेट का कोई भी चीज लैप्स हो जाती है, स्टेट में गवर्नमेंट लैप्स हो जाती है, कुछ भी लैप्स होता है, तो ये जो सेंटर की जो कमिटीज हैं ये कमान संभालेंगी और यही उस कार्य को पूरा करेंगी। तो ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन if SEAC fails to complete appraisal within 120 days, the proposal auto transfer via the प्रवेश पोर्टल टू द सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी। अगर क्या है जो आपकी SEAC है ये फेल हो गई, ठीक है, 120 दिन तक उसने कुछ काम नहीं बढ़ाया आगे, तो ये ऑटोमेटिकली प्रवेश पोर्टल से
के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास चला जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। एग्रीकल्चर इज बोथ मेजर driver of environmental degradation and a sector highly valuable to the effects of climate change। ठीक है, ग्लोबल अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैस इमिशन की, तो एग्रीकल्चर से लगभग कितना होता है, 24%। ठीक है, जर्नली ज्यादातर कहां होता है, आपकी पैडी फील्ड्स में। ठीक है, पैडी फील्ड्स में इसके अलावा क्या निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड्स निकलते हैं। ठीक है, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर से निकलते हैं। इसके अलावा CO2 डिफोरेस्टेशन से, ठीक है, जो पेड़ वगैरह काट रहे हैं वहां से CO2 बढ़ती है। इसके अलावा जलाने से भी CO2 निकलेगी, पराली वगैरह जलाने से। ठीक है, एनवायरमेंट इंपैक्ट ऑफ करंट प्रैक्टिस, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। भाई ज्यादातर एग्रीकल्चर अभी हरियाणा में मैं बात कर लेता हूं आपके, ठीक है, गुजरात में बात करो आपके, राजस्थान में बात करो आपके, ठीक है, यूपी में बात करो आपके, पंजाब में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इन सभी स्टेट्स में ज्यादातर जो इरिगेशन है, ज्यादातर जो फसलों में पानी लगाया जाएगा वो कहां से लगाया जाएगा, ग्राउंड वाटर मतलब ट्यूबवेल की हेल्प से यहाँ पे खेतों में पानी डाला जाता है, ठीक है, और वहां से ज्यादातर पानी क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। तो 80%, मोर देन 80% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एक्सपॉलिएटर है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्लॉइटेटर ऑफ ग्राउंड वाटर। क्यों? एग्रीकल्चर के कारण 80%। बाकी जो बच गया, जो जितना निकाला जाता है उसका 20% हम पीने और खाने में यूज। सॉइल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन, एक्सेस केमिकल और फर्टिलाइजर, यूट्रोफिकेशन हो रही है उसमें जो वाटर बॉडीज हैं उसमें, एयर पॉल्यूशन स्टबल बर्निंग के कारण, पेस्ट सर्च, क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ने के कारण पेस्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, पेस्टिसाइड ज्यादा डाले जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन। भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खेत कम हो रहे हैं, लैंड कम हो रही है, तो क्या काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। अपने पशुओं को चारा चराने के लिए भी जंगल काटे जा रहे हैं। सॉल्यूशन सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए 3 पिलर ऑफ CSA, increase productivity for food and nutrition scarcity, enhance the resilience against the drought। भाई आपको सीधी सी बात है, ऐसे चीजें बनानी कि जो आपका क्या हो, फूड स्कार्सिटी को भी और न्यूट्रिशन को मेंटेन रखे, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, पानी की कम रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे हमें चीजें लेके आनी पड़ेंगी। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, तो भाई जो आपकी कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट 2026 में जिसने क्या किया है, ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को क्या किया है, अप्रूव किया है। ठीक है, केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की जा रही है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान जो गुजरात में चला हुआ है, सुजलाम सुफलाम जल अभियान, सेव्ड 4000 हेक्टेयर फ्री ऑफ वाटर थ्रू क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम वाटर इंटेंसिव पैडी टुवर्ड्स मेज एंड पल्सेस। ठीक है, इसके अलावा E2 2G इथेनॉल इनिशिएटिव, तो पैडी जो आपकी आती है, पराली जो होती है, उससे क्या बनाया जा रहा है, इथेनॉल बनाया जाए। ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग, डिजिटल फार्मिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डैम सेफ्टी की बात करेंगे। तो भाई बहुत सारे डैम इंडिया में, बहुत सारे डैम हैं और ज्यादातर डैम आपके 100 साल से भी पुराने हो चुके हैं। ठीक है, इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड में कौन सा नंबर है, थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें है, चाइना में है, फिर USA में, फिर डैम कहाँ है, इंडिया में है। 5000
लार्ज डैम है इंडिया में, उनमें से 75% ऑफ दीज आर ओवर 25 ईयर्स ओल्ड एंड मोर देन 100 लार्ज डैम्स ओवर 100 ईयर्स। 100 साल से भी ज्यादा डैम हो गए, उसकी रिपेयरिंग नहीं की है तो खतरा है, टूटने का खतरा है उसका। डिस्पाइट पर कैपिटा स्टोरेज कैपेसिटी ओनली 225 क्यूबिक मीटर, फार बिलो दैट द चाइना के अंदर जो है 1200 क्यूबिक मीटर है, हमारा कितना है 225, इतने डैम होने के बाद भी। ठीक है, एजिंग स्ट्रक्चर्स पुअर क्या हो रही है, इनकी मेंटेनेंस फंडिंग अच्छी नहीं है, अब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगातार मेंटेन नहीं करते। डैम सेफ्टी एक्ट आया था 2021 का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिवेंट डिजास्टर को प्रिवेंट करना, डैम फेलियर को रोकना। ठीक है, ये इसका मेन काम था। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी आई जो मॉनिटर करेगी डैम की सेफ्टी को, पॉलिसीज बनाएगी और रेगुलेशन नेशनल लेवल का करेगी, मतलब नेशनल लेवल के जितने भी डैम है उनका रेगुलेशन लेके आएगी। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी आई, इंप्लीमेंट्स ऑफ एक्ट, कौन सा एक्ट, जो आपका डैम सेफ्टी एक्ट आया 2021 का, उसको इंप्लीमेंट करेगी। स्टेट लेवल के जो डिस्प्यूट हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेगी और सेटअप रीजनल ऑफिसेस अक्रॉस 28 स्टेट बाई 2026। 28 स्टेट में रीजनल, हर स्टेट का क्या होगा, डैम सेफ्टी अथॉरिटी का एक क्या होगा, ऑफिस होगा और हर स्टेट का अपना ऑफिस होगा। ठीक है, रोल ऑफ CWC चेयरमैन, भाई जो CWC है ना, CWC है तो उसका कुछ खास रोल नहीं है, सिर्फ ये क्या बनाएगा, डैम सेफ्टी जो प्रोटोकॉल है नेशनल लेवल पे और एक्ट के ऊपर, उन सबको ये लीड करेगा। स्टेट ऑब्लिगेशन, स्टेट के पास क्या है, स्टेट मस्ट क्लासिफाई डैम बाय द हजार्ड रिस्क, कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन एंड क्रिएट इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम। Only 20 states have constituted the state committee on dam safety. अभी तक 20 ही स्टेट ने ये डैम सेफ्टी कमेटी बनाई है, बाकी नहीं बना पाए हैं। बिहार डैम सेफ्टी एक्ट आया था 2006 के अंदर। ओनली स्टेट लेवल डैम सेफ्टी लेजिस्लेशन इनेक्टेड सो फार, अदर स्टेट हैव नॉट फॉलोड। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो फेज 1 में 2012 से 21 तक था, फेज 2 एंड 3 2021 से 31, तो अभी फेज 2 चल रहा है, 2 एंड 3 चल रहा है। ठीक है, फेज 1 में क्या था, लगभग 223 जो डैम थे 7 स्टेट के अंदर। ठीक है, विद वर्ल्ड बैंक सपोर्ट, फोकस ऑन स्ट्रक्चर रिपेयर, मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इमरजेंसी एक्शन प्लान्स। पहले पे तो यही किया गया, 2012 से 21 तक वर्ल्ड बैंक की हेल्प से उनको रिपेयर किया गया। ठीक है, 7 स्टेट में जो 223 हैं उनको रिपेयर किया गया, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप किया गया, मॉनिटर सिस्टम लगाया, इमरजेंसी प्लान्स बने। फेज 2 में क्या हुआ, 21 से 31 तक जो होने जा रहा है, दैट इज अ कंबाइंड आउटले ऑफ 10,211 करोड़। टारगेट 736 dam across 19 state and 3 central agency phase 2 रन 2021 से 27 तक, फेज 3 रन 23 से 29 तक। अब देखो ये क्या है, डैम बना दिया। ठीक है, यहां से पानी आ रहा है, नदी से पानी आ रहा है, पहाड़ से पानी आ रहा है, वो इस तरफ इकट्ठा हो रहा है। अब ये ज्यादा बढ़ गया तो इसके ऊपर से आने लगेगा, बहुत ज्यादा बारिश के टाइम ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इधर से आने लगेगा। वैसे नॉर्मली ये जो इसका फ्लो है, ठीक है, ये यहां से खोल दिया जाता है, जो आपने देखा होगा गेट वगैरह होते हैं वो यहां से खोल देते हैं तो ये पानी निकल जाता है। अगर इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो भाई ये इसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, और क्रैक क्यों आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो ये स्ट्रक्चरल
फेलियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फेलियर। जो फाउंडेशन फेलियर क्या होता है कि ये हाई प्रेशर के कारण नीचे दसक जाता है, नीचे चला जाता है, या जो बेस है इसका वो टूटने लगता है ओवर द टाइम पीरियड, तो ये फेल होने लगता है, इसके नीचे से पानी निकलने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है कि भाई आप घूम भी लो और एनवायरनमेंट को भी ज्यादा खराब ना करो। ठीक है, अब देखो एक बार इसको देख लेते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म यहाँ जो लिखा हो। इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन। इकोलॉजी क्या होता है कि भाई जो एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन बना रही है, दैट इज स्टडी, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इक्विटी की बात करेंगे हम, इकोनॉमी की बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इकोलॉजी को हम मेंटेन रखेंगे, इक्विटी को मेंटेन रखेंगे, और वहां से इकोनॉमी जो होगी हमारे इनकम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन, दैट इज इको टूरिज्म। इक्विटी, कम्युनिटी एंड ओनरशिप, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, लाइवलीहुड एंड इनकम डेवलपमेंटल टूरिज्म। तो देखो तीन चीजें आई, दैट इज इको टूरिज्म जहां आ रहा है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म आ रहा है, और डेवलपमेंटल टूरिज्म आ रहा है। तीन चीजें आई हैं, 1 2 एंड दैट इज 3। इन तीनों को अगर हम एक साथ ले आते हैं, तीनों को हम एक साथ ले आते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका सस्टेनेबल टूरिज्म कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज देखते हैं पहले, सॉरी ऊपर की एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर आते हैं नीचे। The sustainable tourism is defined by the UN Environment Program, UNEP इसको डिफाइन करता है, and UN World Tourism Organization as the tourism that takes full account of its current, future economic, social, environment impacts, addressing the needs of visitor and the industry, the environment and the host communities। क्या कह रहा है, ऐसा टूरिज्म, ऐसा टूरिज्म जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो आज की, आने वाले कल की, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर आ रहा है उन सब के लिए, और हर एक चीज को वो एड्रेस कर रहा हो, किस चीज को, नीड ऑफ विजिटर की, जो देखने वाले हैं उनकी क्या नीड है, क्या देखना चाहते हैं, क्या घूमना चाहते हैं वो, ठीक है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी क्या नीड है उसको भी, और एनवायरनमेंट की क्या नीड है, एनवायरनमेंट को सुरक्षित कैसे किया जाए, एंड होस्ट कम्युनिटी जो इसको बना रही है, जहां वो जा रहे हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी की भी क्या नीड है। तो हर एक की नीड को पहचान के वो जो टूरिज्म बने, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका सस्टेनेबल टूरिज्म, कि आपका घूम भी आओ और एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करो। ठीक है, आप देखते हो ना अभी कि लोग 2 दिन की छुट्टी होते ही गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं, कहाँ पे, आपके पहाड़ों में चल देते हैं, और पहाड़ों में यहाँ से भर भर के खाने पीने का लेके जाते हैं, वहाँ बैठ के खाते हैं, और ऐसे ही पॉलीथीन डाल देते हैं, सब कुछ वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ से भर के ले जाते हैं। आप देखोगे अब देखोगे हरिद्वार से ऊपर जाओगे, है ना, ऋषिकेश में जाओगे या फिर और ऊपर जाओगे, उससे शिमला, मनाली, और भी ऊपर कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपको रास्ते में पॉलीथीन, पॉली बैग्स, कुरकुरे चिप्स के पैकेट, है ना, खाली बोतलें, तो वो गलत है। अगर आप लेके जा रहे हो तो साथ लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, एनवायरनमेंट को खराब करने नहीं जा रहे वहाँ, आप घूमने गए हो, एंजॉय करो वहाँ पे, उस नेचर को जियो, वही तो जीने तो गए वहाँ पे, नेचर को जियो, वहाँ पे खराब जाके मत करो चीज़ों। कल को तुम्हारे ही बच्चे वहाँ पे घूमने गए, क्या देखेंगे कि वहाँ कचरे के ढेर लगे। जो जितनी चीज़ें साफ है उनको साफ रहना, मेरा तो कहना यही है, बाकी समझदार हैं सब लोग, ठीक है,
देखो, ये हमने बात कर ली, ये अलग है, ये अलग है। कैसे? इट डिफर फ्रॉम द मास टूरिज्म, मास टूरिज्म से अलग है। आप इतनी ही डेफिनेशन लिखोगे, दैट इज इनफ। ठीक है, उसके बाद आप की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो, एडवांसमेंट की बात करते हो कि इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस में मिनिमम नेगेटिव इंपैक्ट इकोसिस्टम पे आएगा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके रिसोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, कम्युनिटी को वहां पे एम्पावर करेंगे। मतलब वहां की लोकल जो जैसे आप करते हो ना, जैसे कई बार लद्दाख की तरफ जाते हैं तो वहां पे होम स्टेज मिलते हैं हमें, मतलब वहाँ के जो लोग हैं अपने घर में हमें रुकने की जगह देते हैं, दैट इज खाना देते हैं, तो वो कम्युनिटी को एम्पावर करता है, वहाँ उसके इकोनॉमी जनरेट करता है। कल्चरल पर्सपेक्टिव्स की कल्चरल एक्सचेंज, बहुत सारे लोग वहाँ की शादी भी देखते हैं, वहाँ की कहानियाँ भी सुनते हैं, लोगों की वहाँ की लाइफ कैसी है, ठीक है, कैसे जीते हैं वो, दैट इज कल्चरल प्रिजर्वेशंस। अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे वो लोग, ठीक है। हेरिटेज की रिस्पेक्ट करेंगे वो अपनी। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, अगर अगर क्या है, इको टूरिज्म हो रहा है तो वो क्या है आपका क्या बताएं उसको कि कंजर्व करके रख रहे हैं चीजों को। अगर वो कंजर्व करके रख रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक हर एक को दिखेगा, वो कल्चर जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। प्रोटेक्ट डेस्टिनेशन destination from the overdevelopment, align tourism with the SDG and SDG 8 के साथ, SDG 14 15 के साथ, ठीक है, इन सब के साथ एसडी जो इको टूरिज्म है उसको अलाइन करना चाहिए। इनहांस्ड एक्सपीरियंस, कि भाई अगर आप जा रहे हो कहीं किसी के घर रुक रहे हो, वो उस आपसे उस मतलब बात कर रहा है, वो अपने कल्चर के बारे में बता रहा है, आप कल्चर के बारे में पूछ रहे हो, उसके डेली रूटीन लाइफ के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और वो एक नया ही एक्सपीरियंस होगा, नया ही एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी और फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं, रिसेंट अपडेट की भी बात कर लेते हैं। ट्रैवल फॉर लाइफ, ट्रैवल फॉर लाइफ, मिशन लाइफ का लाइफ सुना होगा, मिशन लाइफ, ठीक है। आप बताइए मिशन लाइफ क्या है? मोदी जी का चलाया हुआ है, और एक कौन से में सीओपी में बात की गई थी, कौन से सीओपी में बात की गई थी वो बताइए, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, सीओपी 28 में आया था, ठीक है। और क्या था ये, आप बताइए, वो बताइए आप कि क्या था। इसमें हम बात करते हैं ट्रैवल लाइफ, सॉरी ट्रैवल फॉर लाइफ। इंडिया एस्टेब्लिश ए रोड मैप टू मेक 1000+ destination carbon neutral, promote the mindful consumptions over the mindless and destructive tourism। 1000+ कार्बन फ्री चीजें बनाने की पहल की है, ठीक है। गोवा रोड मैप, कैरी फॉरवर्ड द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी legacy, the blueprint aligning tourism with the SDG, focusing on the green tourism, डिजिटलाइजेशन एंड स्किल की बात कर रहा है, ठीक है। गोवा रोड मैप। स्वदेश दर्शन ट्रेन भी चली थी, स्वदेश दर्शन, सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म नाउ कोर क्राइटेरियन, अर्लियर स्वीडिश स्वदेश दर्शन 0.0 फोकस ऑन थीमेटिक सर्किट्स, जैसे जैसे अभी स्वदेश 2.0 चला है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात कर रहा है। जो स्वदेश दर्शन 1 था, 1.0 था, वो क्या थीमेटिक सर्किट को कवर कर रहा था, जैसे हिमालय को, बुद्धिज्म को और नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है। प्रसाद स्कीम, प्रसाद स्कीम भाई पिलग्रिमेज रिजर्वेशन की बात की गई है, स्पिरिचुअल हेरिटेज की बात की गई है, ठीक है। जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं उनके डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, उनको कि अच्छे से डेवलप किया जाए। प्रसाद स्कीम में उनको लाइव दर्शन भी होते हैं, अगर आप लाइव दर्शन करना चाहो। गुजरात इको टूरिज्म पॉलिसी भी आई है 2026 की। सपुतारा एंड गिर इको टूरिज्म जोन्स
डेजिग्नेटेड एज द प्लास्टिक फ्री। भाई ये दो जोन्स हैं गुजरात में, ठीक है, इनको प्लास्टिक फ्री जोन्स बनाया गया है। कम्युनिटी लेड होम स्टे, होम स्टे जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे कम्युनिटी लेड होम स्टे भी हैं। प्रमोट टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी, वहाँ के गांव की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वहाँ पे क्या किया गया है, कम्युनिटी बेस्ड होम स्टे भी दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, कैन टूरिज्म इंडस्ट्री ब्रिंग अबाउट द रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन इंडिया विद द रेफरेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो लेके आई है, ठीक है। होम स्टे वगैरह का एग्जांपल आप दे सकते हो, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। बिल्कुल, अभी गुजरात के इस इनिशिएटिव का बात कर सकते हो आप। गिर फॉरेस्ट को क्या किया है, गिर फॉरेस्ट को मतलब प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। पहले समझते हैं कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। सुनिए, ये आपके पास दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, इसको समझिए, इस ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। ग्राफ को समझने से पहले एक छोटी सी चीज मैं समझाना चाहता हूं। एक बार देखिए, यहां पे मान लो मेरे पास एक क्या है, एक रस्सी है, ए सिरा है और ये बी है। अगर मैं इसको खींचता हूं तो क्या थोड़ा सा जोर लगाते ही टूट जाएगी, या मैं इसको ऐसे उठाऊंगा तो ही टूट जाएगी, या मुझे कुछ जोर लगाना पड़ेगा, उस जोर को ये थोड़ी देर बियर करेगी उसके बाद टूटेगी। सपोज करो एक क्रेन है, ठीक है, और क्रेन किसी हैवी चीज को उठा रही है। अब ये जो क्रेन का जो रस्सी है, ये जो रस्सी है क्रेन की, ठीक है, ये रस्सी जो है, ये अगर किसी को उठाएगी तो कब टूटेगी ये, इसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले तो ये खींचेगी और बहुत ज्यादा एक्सटेंशन अगर इसके अंदर आ जाएगी, बहुत ज्यादा फोर्स इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसके छोटे छोटे तार एक एक करके टूटने लगेंगे, फिर ये धड़ाम से टूटेगी, है ना। तो ऐसा ही क्या है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सुनिए अब मेरी बात, इसको यहां दिखाते हैं, जो ऊपर ग्राफ बना है उसमें। मान लो ये एक आइलैंड है, ठीक है, ये एक आइलैंड है जहां कोई भी नहीं रहता था। वहां पहले एक दंपत्ति आके रहने लगा, उनके लिए बहुत सारा खाना था, ठीक है, तो उन्होंने खाना खाया, बहुत सारा खाना खाया, और आराम से उनके बहुत सारे बच्चे हुए और बहुत सारे बच्चों के लिए भी खाना बचा। एक टाइम ऐसा आया कि खाना कम होने लगा, लोग ज्यादा बढ़ने लगे, है ना। खाना कम हुआ, लोग ज्यादा बढ़ने लगे। ऐसा हुआ कि जितने लोग उतना खाना हो गया, जितने लोग उतना खाना, तो ये क्या हो गया, स्टेडी स्टेट हो गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा थोड़े दिन बाद कि लोग और भी ज्यादा हो जाएंगे और खाना क्या हो गया, कम हो गया। लोग ज्यादा हो गए, खाना कम हो गया, तो यहाँ पे लोग मरने लगेंगे, लोगों के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। तो कितना लोड, कितने आदमी इस आइलैंड पे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, कितने इंसान को ये आइलैंड खाना दे सकता है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी के मरे। दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट आइलैंड, ठीक है। आप कितना वजन ले जा सकते हो बिना लचर पचर, बिना गिरे हुए, दैट इज यूअर कैपेसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये हो गई पॉपुलेशन और ये हो गया टाइम, कि एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद क्या हो रहा है भाई, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को समझते हैं, इस ग्राफ से, ठीक है। क्या है, ये टाइम है और ये पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब रिसोर्स अनलिमिटेड थे तो ये पहले तो 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, जब लेकिन वो 10-12 हो जाएंगे तो 10-12 के बच्चे होंगे तो वो बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, ठीक है। और एक टाइम आने के बाद क्या होगा, वो पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबल होने लगेगी। स्टेबल का मतलब
जब खाना जितना होगा उतने ही लोग होंगे, दैट इज स्टेबल पॉपुलेशन। अब ये किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। अगर ये इससे ज्यादा, अगर ये इससे आगे गई, ठीक है, इससे आगे गई तो ये डिक्लाइन ही होगी। क्यों? क्योंकि ये इस इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इसका ऐसा स्टेट आ गया, ऐसा स्टेट आ गया कि ये जहां से अगर आगे गई तो नेचर इस बाकी लोगों को खाना नहीं दे पाएगी, और नहीं दे पाएगी मतलब इसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी ही थी, इतने ही लोग यहां आ सकते थे। ठीक है, जैसे मान लो एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज 100 लोगों को लेके उड़ सकता है, ठीक है, 100 लोगों के ही बैठने की जगह है उसमें, 101वां भी आ गया तो उसको नहीं लेके जा सकता। दैट इज उस विमान की कैरिंग कैपेसिटी, कि वो विमान कितना आदमियों को लेके जा सकता है, कितना लोड लेके जा सकता है। ठीक है, अगर उसमें 5 किलो ज्यादा रख दिया, इंजन पे ज्यादा वजन आ गया तो उससे ज्यादा वो नहीं लेके जाएगा। दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो इसी को हम इको इन्वायरमेंट की या इकोलॉजी की कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि वो कितना चीजों को सहन कर सकता है। अब देखते हैं, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज in a given environment can support indefinitely given available food, water, habitat and other resources। आई मैक्सिमम पॉपुलेशन की, मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज की किसी गिवन एनवायरनमेंट के अंदर वो कितनी सपोर्ट कर सकता है, कितनी सपोर्ट कर सकता है कि सबको खाना, पानी, रहना सब कुछ मिल सके, सब कुछ मिल सके। When the population exceed this limit, कि सबको जहां खाना मिल रहा था तब तक तो सही था, लेकिन जैसे ही मान लो 100 लोगों का खाना था, ठीक है, 100 लोगों तक खाना दे सकते थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 101 पे पहुंचा, when a population exceed this limit, a condition called the overshoot, को हम क्या कहते हैं? ओवरशूट कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा? अब यहां से रिसोर्स डिप्लीट होने लगेंगे, हैबिटेट क्या होने लगेगा? डिग्रेडेशन होने लगेगा, पॉपुलेशन क्या होगी? कोलैप्स होगी। अभी हमने बताया यहां से नीचे जाएगी, नीचे स्टेबल नहीं रहेगी, यहां से ग्राफ नीचे जाएगा तो पॉपुलेशन क्या होने लगेगी? कोलैप्स होने लगेगी, ज्यादा एक्सटोर्शन होने लगेगा रिसोर्सेज का, जो रहने की जगह है वो डिस्टोर्शन होने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, द कंसेप्ट अप्लाई इक्वली टू द ह्यूमन सेटलमेंट, अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म प्रेशर, इकोसिस्टम कोलैबोरेट अगेंस्ट, वही चीजें बता रहे हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, जहां रिसोर्स खत्म हो गए वहां कहां से रिसोर्स लेके आओगे। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन हिल स्टेशन, 25-26 का रिसेंट अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी हिल स्टेशन के ऊपर, और हिल स्टेशन के बारे में क्या कह रही है ये? ए स्पेशलाइज्ड कमेटी assess the carrying capacity of 13 state and union territories in the Indian Himalayas region to prevent land subsidence and disaster like the John Smith crisis। कि भाई ऐसी चीजों को, लैंड डिग्रेडेशन को, और जो जॉन स्मिथ क्राइसिस हुआ था उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए ये बनाई गई। उसको रोकने के लिए जॉन स्मिथ कमेटी बनाई गई। क्लियर? सॉरी, जॉन स्मिथ जो क्राइसिस हुआ था उसके ऊपर ये आई है। अब ये जॉन स्मिथ क्राइसिस है क्या एक्चुअली, कोई बताएगा? जॉन स्मिथ क्राइसिस देखो, जो स्मिथ क्राइसिस किसको बोला जाता है कि एक ऑनगोइंग क्राइसिस है, किसका? एनवायरमेंट और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। जो आपका हिमालय या जो उत्तराखंड वाले जो रीजन है उसमें हमने एस्टेब्लिश किया है। और अभी अगर मैं बात करूं, सिंस 2023, जनवरी 2023 से ये सर्व कर रहे हैं।
ठीक है। और जो सिंकिंग ऑफ ग्राउंड है उसके ऊपर ये रिपोर्ट बना रहे हैं। इसकी की फीचर क्या है कि जो फ्रेजाइल जो जियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं उनको ढूंढना, उनके बारे में जानकारी देना, ठीक है, और वो क्यों हो रहा है। जो प्लैंड अर्बनाइजेशन है उसको हटाना, उसको रोकना, ठीक है। रैपिड टूरिज्म के कारण जो हो रहा है ना उसको कम करना। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उनके लिए भी उनका कंसर्न जो है उनको उनको कैलकुलेट करना कि क्या कंसर्न हो, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर आए 2 अप्रैल 2026 में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डायरेक्टेड हिमालय एंड राजस्थान टू कंडक्ट ए साइंटिफिक कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट टू द अरावली रेंजेस टू द कंट्रोल एक्सरसाइज माइनिंग एंड इनलीगल कंस्ट्रक्शन। कि भाई आपको क्या करवानी चाहिए, एक साइंटिफिक कैरिंग कैपेसिटी का असेसमेंट करवा लेना चाहिए। किसको? राजस्थान को और हरियाणा को, अरावली के लिए, है ना। और जो इलीगल माइनिंग जो हो रही है या कंस्ट्रक्शन का जो वर्क हो रहा है उसको रोकने के लिए। इंडियाज पॉपुलेशन माइलस्टोन, इंडियाज पॉपुलेशन माइलस्टोन की अगर हम बात करते हैं, इंडिया सरपास चाइना ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं हम, 2 साल हो गए, ठीक है। उसके बाद नीड एंड एप्लीकेशंस। कैरिंग कैपेसिटी प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज इट डिसिप्लिन्स रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड लैंड यूज। मतलब क्या करेगा, हमें कैरिंग कैपेसिटी प्लानिंग करनी चाहिए किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, कि रिसोर्स कितने हमें निकालने चाहिए, ठीक है, और कैसे यूज करना चाहिए, उन सब की हमें एक लिमिट बताएगा, ये उसकी लिमिट बताएगा। द कंसेप्ट हैज डायरेक्ट एप्लीकेशन अक्रॉस सेक्टर्स इन एग्रीकल्चर। अगर हम क्या करते हैं, हर एक की कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं कि एग्रीकल्चर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, ग्राउंड वाटर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, हर चीज की अगर निकालते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि भाई यहां इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा मत करो। लाइक जो आपका टूरिज्म है, लाइक टूरिज्म फ्रोजन जोन, जो फ्रेजाइल जोन है उसमें जैसे केदारनाथ की यात्रा रोक दी जाती है। क्यों? वहां पे ज्यादा लोग बढ़ेंगे, लैंडस्लाइड हो गए तो लोगों के मरने की भी संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। ऑप्टिमम रिसोर्स यूज, कि अगर कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करवाते हो तो रिसोर्स का यूज भी क्या हो सकता है, ऑप्टिमाइज हो सकता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है रिसोर्स का। लो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, जो आपका ब्लैक कार्बन फुटप्रिंट्स हम जिसको बोलते हैं, ग्रीन प्रिंट्स हम जिसको बोलते हैं, बेसिकली जो कार्बन फुटप्रिंट हम बोलते हैं या ब्लैक फुटप्रिंट बोलते हैं हम, ठीक है, या कार्बन प्रिंट जिसको बोल देते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अर्बन प्लानिंग में बहुत काम करेगा कि जो जैसे अहमदाबाद सूरत में जो अर्बन कैरिंग कैपेसिटी है, प्रिवेंट्स द फ्लड्स एंड वाटर क्राइसिस। कि भाई अहमदाबाद और सूरत में जो पानी भरता है, अब की बार भी देखा था अहमदाबाद में थोड़े दिन पहले ही कितना पानी भर गया था बारिश में, है ना, 2-3 दिन तक भरा रहा था, पूरे अहमदाबाद नदी के उसमें बन गया था। तो वहां पे जो अर्बन प्लानिंग है, ठीक है, अगर कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये सारी चीजें, ये सारे क्राइसिस नहीं देखने पड़ेंगे। टूरिज्म मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी। जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं जैसे हिमालय के या गिर फॉरेस्ट के या फिर अरावली फुट हिल्स के, तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी कैलकुलेट करने के बाद इको टूरिज्म में हमें हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट इज द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट, मतलब लॉन्ग टर्म में चेंज आना क्लाइमेट में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में चेंज आना, दैट इज क्लाइमेट चेंज। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म शिफ्ट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शिफ्ट की बात कर रहे हैं इन ग्लोबल, या तो ग्लोबल या फिर रीजनल क्लाइमेट के अंदर जो पैटर्न है ना, पैटर्न वो चेंज हो जाए, और वो किसके कारण हो जाए, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, लाइक बहुत सारी गैसेज जो हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो एनवायरनमेंट में बहुत सारी बढ़ रही हैं। दैट्स वाई क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। बहुत सारी एक्टिविटी हैं, यू नो, सारी एक्टिविटीज, ठीक है। ये अलग है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल वेदर जो वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है, ये अलग है। जो नॉर्मल वेदर पैटर्न जो होते हैं ना, जिनके कारण बदलता है, उससे अलग है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। अल्टर प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो गया, जिससे रेनफॉल चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल सिस्टम्स, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डब्ल्यूएमओ कंफर्म किया है, डब्ल्यूएमओ ने, दैट 2025 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड। अभी तक का सबसे गर्म साल कौन सा? 2025, ठीक है। शिफ्टिंग द ग्लोबल डिस्कोर्स फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग टू मोर अर्जेंट ग्लोबल बॉइलिंग। अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से इधर जा रहे हैं चीजें ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ, ठीक है। अभी COP30 हुआ था, COP30 हुआ था, कहाँ हुआ था? बेलम, ब्राजील के अंदर, नवंबर 2025 में, ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया था, NDC दिए थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात की। इसमें टारगेट सेटिंग था कि इंडिया 550 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करेगा, ठीक है, 2030 तक। जितनी भी हमारी 50% जो एनर्जी है वो हम ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। रिसेंट ईयर्स द गुजरात हैज इंप्लीमेंटिंग इट्स स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, फोकसिंग ऑन एफोरेस्टेशन, कोस्टल resilience, urban heat island mitigation in Ahmedabad, which pioneered the India's first heat action plan। कि सबसे पहला जो एक्शन प्लान है, हीट एक्शन प्लान, कहाँ पे? अहमदाबाद में शुरू किया गया है। ये गुजरात का इनिशिएटिव है, तो हमारे मेंस के हिसाब से ये क्या हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। काज और प्रिंसिपल ड्राइवर्स की जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, वो क्यों हो रही है? दैट इज फोसिल फ्यूल कंबशन, वहां से डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल इमिशन से भी बहुत सारे, जैसे VOC निकलते हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जैसे वहां से मीथेन निकलेगी, वहां से नाइट्रस ऑक्साइड्स निकलेंगी, ठीक है, वहां से मीथेन जो आपके पैडिकल उससे निकलती है और लाइव स्टॉक से निकलती है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो प्लांट हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, CO को यूटिलाइज करेंगे और क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। अगर पेड़ काट दिए तो कार्बन तो वही खड़ा रह गया, कार्बन तो यूटिलाइज नहीं हुआ, इसीलिए क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रही है पेड़ काटने से, ठीक है। इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेज की, तो सी लेवल राइजिंग हो रहा है। सी लेवल राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर अगर मेल्ट होंगे तो पोलर आइस मेल्ट होगी, सीट मेल्ट हुई है, और मेल्ट होने के कारण वो सारा पानी कहाँ जाएगा, रिवर्स के अंदर, रिवर्स से सी के अंदर। तो सी के अंदर क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन के अंदर CO2 लेवल क्या हो रहा है, एक्सेस CO2 लोअर, सी वाटर pH चेंज हो रहा है, pH चेंज हो रहा है तो भाई जो रीफ है, कोरल रीफ्स, उनकी ब्लीचिंग होगी, कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग होगी, और वहां का मैराइन इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्सट्रीम वेदर, अभी देख रहे हो ना, अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से बारिश आ गई, बिन मौसम बारिश, ठीक है, बहुत गर्मी, किसी दिन अचानक से बहुत ठंडा मौसम हो गया। ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वाइल्ड फायर वगैरह, ठीक है। फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी, भाई इतना सब कुछ वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यील्ड डिक्रीज होगी, ठीक है, क्रॉप्स की जो यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्रॉप की यील्ड डिक्रीज होने से फूड और वाटर स्कार्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी, भाई वाटर पीने के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा बहुत सारी जगह, कि प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, अब जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है वो क्या कह रहा है कि जो हमें टेम्परेचर है उसको
2 डिग्री तक रोकना है। आइडियली हमें कितना रोकना था, 1.5 तक, 1.5। इंडिया कम्यूट टू द पंचामृत एट COP26 इंक्लूडिंग नेट जीरो। अब इंडिया क्या लेके आया था, पंचामृत लेके आया था COP26 में। उसने क्या कहा था कि 2070 तक मैं नेट जीरो इमिशन पे आ जाऊंगा। नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि जितना एमिट कर रहे हैं उतना ही हम क्या कर रहे हैं, उसको एनवायरनमेंट से ले भी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलीज ही नहीं करेंगे, कुछ नहीं हम करेंगे, लेकिन जो जितना करेंगे उतना वापस कंपनसेट भी कर देंगे हम। क्लियर? इज दैट क्लियर? की कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज की जो मेन कंसर्न्स हैं वो क्या है, कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। CO2 फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबशन, ऊपर देख लिया, CH4 मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल जो फ्लोरिनेटेड गैसेज हो गई, अर्बनाइजेशन हो गया। ठीक है, वे फॉरवर्ड में और मिटिगेशन में आप देख लेना NDC, SDG और आपका ये क्या बोलते हैं BS नॉर्म्स 6 हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, दैट इज अर्बन वाटर क्राइसिस। अर्बन वाटर क्राइसिस की अगर मैं बात करूं, जो शहरों में जो पानी की सप्लाई है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जस्ट ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है, वो कम हो रही है। तो बहुत सारे शहरों में पीने का पानी किसी दिन अवेलेबल नहीं हुआ था, दैट इज द जीरो डे बोलते हैं उसको। ठीक है, सफिशिएंट क्लीन और सेफ वाटर जो है वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए, दैट इज वाटर क्राइसिस। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स इंडिया की जो सिटी है इंक्लूडिंग दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात, राजकोट जैसे शहरों में समर्स में, ठीक है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। गुड़गांव, दिल्ली में तो खासकर आ जाती है भाई, बहुत भारी पानी की कमी आ जाती है। ठीक है, रिकॉर्डेड हीट वेव के टाइम पे रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल वाटर यूज। राजकोट एंड अदर Saurashtra towns have a time dependent heavily on tanker supply and the Sony network follow the reservoir drawdown. Jal Jeevan Mission Urban 2.0 expanded in April 2026 and integrate with SBM 2.0. Now focus on intercity water grid and circular economy of wastewater, ensure the every drop is treated and reused। क्या कह रहा है कि भाई जो वाटर सप्लाई है सौराष्ट्र के कुछ और राजकोट के कुछ इलाकों में, है ना, वो बहुत ही सीवियर हो जाती है। इवन दो वहाँ पे टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ता है। और सोनी नेटवर्क जो है आपकी, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं कि शहरों को, एक शहर जहाँ बहुत सही पानी है अवेलेबल, नॉर्मली पानी वहाँ अवेलेबल होता है साल के हर महीने में, हर दिन, तो उसको दूसरे शहर से जोड़ा जा रहा है जहाँ पे पानी कम है। ठीक है, इसके थ्रू। इसके अलावा जल जीवन मिशन जो 2.2 है उसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, इंटीग्रेट किया है SBM अर्बन 2.2 के साथ, जो क्या करेगा, सिटी वाटर ग्रिड को इंटरकनेक्ट और सर्कुलर इकोनॉमी में लाने की बात करता है। की टर्म्स एंड कॉजेज की अगर मैं बात करूं, डे जीरो अभी जिसकी बात की थी, जहां पे पोर्टेबल वाटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज a critical moment when a city is run out of potable water for distribution। जहां किसी शहर के पास पानी ही ना हो, जैसे केप टाउन 2018 में, चेन्नई 2019 में। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल वाटर दैट वाटर प्रोड्यूस बट लॉस्ट बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर, कि आपका जैसे जो पानी है वो भरा गया, टैंकर के अंदर भरा गया, लेकिन टैंकर का जो वाल था वो लीक हो रहा था, तो वहां से पानी निकल रहा था। दैट इज द नॉन रिवेन्यू वाटर। रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण भी डिमांड क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लोइटेशन, हर जगह एक्सेसिव पंप लगाए जा रहे हैं, एक्वीफायर कम हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरल जहाँ पे फ्लो है पानी का वहाँ तो घर बन गए, तो एक्वीफायर ब्लॉक हो गए। पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के कारण। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देख लेते हैं। अमृत 2.2 फोकस कर रहा है
वेट जो वाटर सिक्योर सिटीज, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, यूनिवर्सल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ये सारे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी पीआईबी का न्यूज देख लेना, उसमें हमने करवाया है सर्कुलर वाटर इकोनॉमी क्या है। जल जीवन मिशन 2.0 इंटरसिटी वाटर ग्रिड की बात करता है। स्मार्ट वाटर मीटरिंग कि जो पानी घर में आ रहा है उसके ऊपर मीटर लगा दो, एक लिमिट तक पानी मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, चार्ज, पानी के लिए चार्ज देना पड़ेगा। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मतलब जो रेन गार्डन्स या जैसे स्पॉन्ज सिटी कनेक्ट टू द रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूस अर्बन फ्लड रिस्क, कि भाई जो शहरों में जो वो आती है, बाढ़ वगैरह आती है, क्या करना है आपको, जो पानी है उसको जहां वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है उससे उस जगह पे डालो जहां पानी है ही नहीं, कम है वहां पे, तो जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। इसके अलावा डिमांड साइड मैनेजमेंट, डिमांड साइड मैनेजमेंट ना, जो पानी है, ट्राइड वाटर प्राइसिंग, वाटर कंजर्वेशन, कैंपेनिंग, वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस, ये लेके आने चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारा दैट इज वाटर क्राइसिस इन इंडिया, वाटर क्राइसिस इंडिया की बात करते हैं, भी वाटर क्राइसिस की बात की हमने, ठीक है। वाटर क्राइसिस इंडिया में देख लेते हैं। विद अप्रोक्सीमेटली 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्स इंडिया के पास है। इंडिया फेस एक्यूट वर्सनिंग वाटर इनसिक्योरिटी। वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड नीति आयोग रैंक 13th out of 17 in water stress and 120th in out of 122 नेशन फॉर द वाटर क्वालिटी। अब इंडिया की रैंक खुद ही देख लो, जो वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट और नीति आयोग की जो रैंक है इंडिया की वो 13th है, 17 वाटर स्ट्रेस जो कंट्रीज है उनमें से। इसके अलावा 122 जो देश हैं उनमें से इंडिया की जो है वो 120 रैंक है, ठीक है। द नीति आयोग 2018 कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आया था। रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट द 600 मिलियन इंडियंस फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, मतलब 600 मिलियन जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। डिमांड प्रोजेक्टेड टू बी डबल्ड अवेलेबल सप्लाई बाय 2030, जितनी अभी आज के दिन है वो 2030 में क्या हो जाएगी, वो डिमांड डबल हो जाएगी, वो डिमांड डबल हो जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल इन 25 मेजर इंडियन सिटीज बिलो द क्रिटिकल मार्क, की 25 शहरों में क्रिटिकल मार्क से भी नीचे चला गया है। इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ग्राउंड वाटर, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। काज ऑफ वाटर क्राइसिस क्या है भाई, ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण जो हमारे पास HYV सीड्स आए थे, HYV सीड्स, उनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया में हमारे हरियाणा पंजाब यूपी के कुछ क्षेत्र में, बेसिकली हरियाणा पंजाब में ज्यादा पानी वो होता है, यूज होता है, और बोथ स्टेट आर इन द डार्क जोन, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन 70% इंडिया का जो सरफेस वाटर है वो पॉल्यूटेड है और अनट्रीटेड है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज, मानसून का पैटर्न चेंज हुआ है, तो भाई आपका बारिश नहीं हो रही, तो जो एक्वीफायर्स हैं वो रिचार्ज कहां से करेंगे। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट वाटर का, खाली बहता रहना, ठीक है, वाटर जो पाइप हैं वो टूट जाते हैं, पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, तो इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट, भाई बहुत सारे डिस्प्यूट चले हुए हैं, जैसे हरियाणा पंजाब का SYL का चला हुआ है, ठीक है, कावेरी कर्नाटका और तमिलनाडु का चला हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वही आपको हर जगह वही बताना है, जल जीवन मिशन हो गया, अमृत 2 हो गया, ठीक है, अटल भूजल योजना हो गया, ये कम्युनिटी लेड प्रोग्राम है, जहां पे 7 स्टेट में, लगभग 7 स्टेट के अंदर इंक्लूडिंग आपका गुजरात के अंदर जो अंडर वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, अंडर वाटर गुजरात और एक्सप्लॉयटेशन जो
पीजोमीटर इंस्टॉलेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे पाइजोमीटर इंस्टॉलेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा भूजल अभियान, भूजल अभियान जो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेगा। सही फसल कैंपेनिंग, सही फसल कैंपेनिंग की वाटर इंटेंसिव क्रॉप से हमें क्या करना चाहिए, वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज आपका टॉपिक क्लाइमेट चेंज, सॉरी क्लाइमेट इमरजेंसी। क्लाइमेट इमरजेंसी क्या है, एक रैपिड रेफर्स टू रैपिड एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। अर्थ के जो क्लाइमेट सिस्टम है उसमें रैपिड चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइमरीली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। प्राइमरीली क्यों है ये, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। अब ह्यूमन एक्टिविटी में भी क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज हैं, जैसे उसमें फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ये सब कुछ है, ठीक है। की मार्कर इंडिकेटर्स क्रॉसिंग द टिपिंग पॉइंट्स, जैसे सेल्फ रेनफोर्समेंट थ्रेशोल्ड सच एज द परमाफ्रोस्ट मेल्ट हो रहे हैं, कोलैप्स ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का जो आइस है वो बहुत जल्दी पिघल रही है, अंटार्कटिका की आइस भी पिघल रही है, ग्लोबल टेम्परेचर नाउ फ्रीक्वेंटली हिट्स 1.2 to 1.9। अभी हमने क्या कहा था, 1.5 पर ही रोकना है, ठीक है, मैक्सिमम जा सकता है 2 डिग्री, तो अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री के पास तो हम पहुंच ही गए, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट, ये हमने बात की थी पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी क्या हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर आ सकते हैं, अभी देख ही रहे हैं एक्सट्रीम वेदर, सी लेवल राइज हो रहा है बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी, यील्ड डाउन जा रही है, ठीक है, इतनी फसल हो नहीं रही, रेन फेड एरिया है इंडिया के पास ज्यादातर, तो रेन डिपेंडेंट हम क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं, तो बारिश हो नहीं रही तो फसल कहां से होगी, क्लाइमेट रिफ्यूजी, ठीक है, कि जो क्लाइमेट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वहां से जो लोग रोजगार नहीं मिल रहा वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। जीडीपी इरोजन, तो भाई ऑब्वियसली जीडीपी पे असर पड़ेगा, जब क्रॉप कम होगी, क्रॉप कम होगी तो ऑब्वियसली जीडीपी तो असर पड़ेगा ही, ठीक है। इंटरनेशनल और नेशनल रेस्पॉन्स की बात करें तो COP31 जो आपकी 2026 में होस्टेड बाय टर्की, किसके ऊपर फोकस कर रही है, को लीडिंग टू फोकस ऑन SIDS एडेप्टेशन फंडिंग, लॉस डैमेज डिसबर्समेंट एंड 1 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड, जो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में था। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं NCQG अंडर द बाकू टू बेलम रोड मैप, बाकू टू बेलम कौन कौन सी हैं ये बताइए जल्दी, बाकू टू बेलम COP28 to 30 नेगोशिएशंस की बात करता है, कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल किसकी बात करता है, कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल टू प्रोवाइड 1.3 ट्रिलियन USD एनुअली, ये COP30 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका ICJ एडवाइजरी ओपिनियन, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आपका, उसने एडवाइजरी जारी की है दैट द कोर्ट ऑफ जस्टिस क्लैरिफाइड दैट द स्टेट हैव बिल्डिंग द लीगल ड्यूटीज टू प्रिवेंट क्लाइमेट हार्म, creating a framework to high emitting nations, कि ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो मतलब हम कि जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं उन नेशंस के अगेंस्ट हम क्या कर सके, स्टेप ले सके। नेक्स्ट क्या है, इंडिया के NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, अभी COP30 के टाइम पे भी हमने लिए थे, इंडिया ने क्या किया, 47% रिडक्शन की बात की है अप टू 35 तक, 60% इन नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी जनरेशन की बात की है, और इंडिया अचीव 52.5 नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय द फरवरी 2026 तक, ठीक है। सोलर एक्सपेंशन, कि भाई हम सोलर के जो एक्सपेंशन है वो कर सकते हैं, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग नहीं पूछ रहा, ग्राउंड के ऊपर राजस्थान में है, ठीक है, बताइए कहां पे है, ठीक है। तो आज का इतना ही रहेगा, नेक्स्ट कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।